जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, कर्मचारी पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने जारी किया एक लेटर 27 जुलाई 2026 का, और ये लेटर संबंधित है 8वें वेतन आयोग से और ओल्ड पेंशन स्कीम से। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलाने के लिए एक नया लेटर जारी करा है। 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को, कर्मचारियों को ज्यादा फायदा पहुंचे, इसके लिए भी ये लेटर जारी करा है। क्या है पूरा लेटर, आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एनसीजेसीएम के संगठन ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे 69,000 मांगा है। 69,000 मिनिमम पे कहां से आई, किस तरीके से 3.83 का फिटमेंट फैक्टर बनाया गया है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। किस तरीके से मिनिमम पे 69,000 बनाई गई है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक छोटी सी टेबल है, टेबल दिखाकर आगे बात करूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आ गया रक्षा मंत्रालय का डेटा एएफटी में खाली पदों को लेकर, जिससे पूर्व सैनिकों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का एक डेटा है, कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एएफटी में खाली पदों को लेकर। जी हां दोस्तों, एएफटी में कुछ खाली पद हैं जिनको भरा जाएगा, जिससे पूर्व सैनिकों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। जी हां दोस्तों, अभी तक खाली पद भरे नहीं गए हैं, जिसकी वजह से पूर्व सैनिकों के कई केस एएफटी में लटके पड़े हैं। तो दोस्तों, इसी पर कुछ और जानकारियां हैं जो मैं आपको दूंगा। रक्षा मंत्रालय का एक डेटा है जो मैं आपको समझाऊंगा, इसी पे एक खबर है, आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8th पे कमीशन पर लेटेस्ट अपडेट, अगस्त और सितंबर में होने वाली मीटिंग के बारे में। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको 8 सीपीसी से संबंधित कुछ जानकारियां दूंगा, मीटिंग के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा, आगे दूंगा इसकी पूरी जानकारी। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8th पे कमीशन डीए 50% मर्ज होगा या फिर डीए 60%। कर्मचारी यूनियन लीडर मनजीत सिंह पटेल ने बताया है। जी हां दोस्तों, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जो कर्मचारी यूनियन लीडर है, इन्होंने एक मैसेज जारी करा है आप सभी के लिए। इन्होंने बताया है कि 50% डीएडीआर मर्ज होगा या फिर डीएडीआर 60%। एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा इनका। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारी है जिस पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को बीच में से छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो जानकारी आपको सही से समझ में नहीं आएगी। सारी जानकारियां समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 30%, और कितनों ने किया है? 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल सके 8वें वेतन आयोग के बारे में या फिर पेंशन के बारे में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, कर्मचारी पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने जारी किया एक लेटर 27 जुलाई 2026 का, और यह लेटर संबंधित है 8वें वेतन आयोग से और ओल्ड पेंशन स्कीम से। जी हां दोस्तों ये लेटर है जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, इनके द्वारा यह लेटर लिखा गया है। अब दोस्तों देखिए इस लेटर में लिखा गया है, इसका सब्जेक्ट है पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी मांगों पर चर्चा करना। अब बड़ा फैसला इस लेटर में क्या लिया गया है, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाने के लिए एक राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, एक महासम्मेलन का आयोजन किया जाना है। तारीख और स्थान, यह महासम्मेलन
6 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आप भी भाग ले सकते हैं, इसमें आप भी जा सकते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, मेन मकसद क्या है? देश भर के कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बुलाकर पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग की मांगों पर एक मजबूत और साझा रणनीति तैयार करना है। जी हां दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य है इस महासम्मेलन का कि संगठनों के नेताओं को बुलाकर पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग की मांगों पर एक मजबूत और एक साझा रणनीति तैयार करना कि किस तरीके से अब संगठनों को आगे काम करना है, किस तरीके से सरकार से वेतन आयोग से अपनी मांगे मनवानी है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी हो या फिर वो 8 सीपीसी से जुड़ी हो। तो दोस्तों एक नया लेटर जारी करके महासम्मेलन के बारे में बताया, जो होगा दिल्ली में 6 सितंबर 2026 को, रविवार वाले दिन। अब दोस्तों यहां पर संगठनों से कुछ अपील भी करी है। क्या करी है? फेडरेशन से जुड़े सभी संगठनों से कहा गया है कि वे अपने राज्यों और इकाइयों से ज्यादा प्रतिनिधियों को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दें। इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने और कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महासम्मेलन के सटीक स्थान, वेन्यू, समय, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और पूरे कार्यक्रम की जानकारी जल्दी एक अलग सर्कुलर के जरिए दी जाएगी। जी हां दोस्तों, कौन सा स्थान होगा, कितने बजे होगा, सारी जानकारी एक अगले लेटर में दी जाएगी। तो दोस्तों आप भी इस महासम्मेलन में भाग ले सकते हैं, आप भी जा सकते हैं अगर आपको 8 सीपीसी में अपनी मांगे मनवानी है या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा लेना है। तो दोस्तों एक नया लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एनसीजेसीएम के संगठन ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे 69,000 मांगी है। 69,000 मिनिमम पे कहां से आई है? जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर मांगा है वेतन आयोग से। साथ ही साथ 69,000 मिनिमम पे करने की डिमांड रखी है। अब दोस्तों 3.83 का फिटमेंट फैक्टर बना कैसे है? जो मिनिमम पे है 69,000 वो बनी कैसी है? अब जैसा आपको पता है प्राइस यूनिट के हिसाब से आपकी मिनिमम पे कैलकुलेट करी जाती है। 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट दी गई थी, जिसको हम एक्रोइट फॉर्मूला भी बोलते हैं, जिसमें प्राइस यूनिट इंक्लूड होती है अलग अलग चीजों की। अब दोस्तों यहां पे देखिए किस तरीके से मिनिमम पे बनाई गई है, किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बनाया गया है। अब दोस्तों जो डॉक्टर एक्रोइट फॉर्मूला है, अब उसमें कई आइटम्स लिए जाते हैं, उसकी प्राइस यूनिट ली जाती है, वो भी सिटी वाइज। अब दोस्तों यहां पे देखिए फूड एंड क्लोथिंग, जी हां दोस्तों, जो पहनने ओढ़ने की चीजें हैं उसकी यूनिट सेट करी है प्राइस के हिसाब से कि 1/1/2026 से कितनी होनी चाहिए। फूड और क्लोथिंग की यूनिट 32,577, क्योंकि अब महंगाई ज्यादा है। हाउसिंग और यूटिलिटी 9,447 प्राइस इसका। फिर स्किल एंड एजुकेशन, जी हां दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई भी महंगी हो गई है, स्किल भी बहुत जरूरी है, तो सब कुछ मिला के 10,506 रुपीस। फिर है दोस्तों रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन की चीजें, एंटरटेनमेंट जो हम करते हैं। तो दोस्तों जो भी हम एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं, या फिर किसी शादी में जाते हैं, शादी की तैयारी करते हैं, कुछ भी एंटरटेनमेंट करते हैं, तो दोस्तों वो जो चीजें हैं वो भी महंगी हो चुकी है आजकल के टाइम में। तो दोस्तों उसका भी खर्चा अगर हम देखें तो इतना होना चाहिए 13,133। तो दोस्तों उसका प्राइस भी यहां पे इंक्लूड करा है लमसम। फिर दोस्तों टेक्नोलॉजी, जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी की मिनिमम पे दी गई थी 18,000 रुपए, लेकिन दोस्तों जो 18,000 मिनिमम पे बनाई गई डॉक्टर एक्रोइट फॉर्मूले के आधार पे, तो दोस्तों उस प्राइस यूनिट में टेक्नोलॉजी के चार्जेस शामिल नहीं थे। तो ये डिमांड करी गई है कि 8वें वेतन आयोग की मिनिमम पे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चार्जेस भी जोड़े जाए, जैसे कि इंटरनेट का खर्चा, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, साइबर कैफे में हम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो दोस्तों इंटरनेट का खर्चा हो गया, रिचार्ज हो गए, बिल पेमेंट हो गया,
तो सब कुछ मिला के इसका खर्चा भी इंक्लूड होना चाहिए। तो दोस्तों इसका खर्चा लिया है 3,283 रुपए। ये एक प्राइस यूनिट पे सेट करा है लमसम अमाउंट टेक्नोलॉजी का 3,283। अब दोस्तों इन सबको जोड़ दिया, इन सबको ऐड कर दिया और टोटल मिनिमम पे निकाली 68,946। अगर आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 69,000 मिनिमम पे बनेगी 8th सीपीसी की। तो दोस्तों अगर यही प्राइस लिया जाए तो दोस्तों इसके हिसाब से 69,000 मिनिमम पे तय करी है 8th सीपीसी की। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, डीएडीआर को नल एंड वाइट कर दिया गया है। डीएडीआर का असर खत्म कर दिया है। जी हां दोस्तों, डीएडीआर को यहां पे नल एंड वाइट साबित कर दिया है, क्योंकि 1/1/2026 से हमारा डीएडीआर ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ 60% है। तो 60% के हिसाब से तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 का बनता है। तो इसलिए शिव गोपाल मिश्रा जी ने डीएडीआर के रेट को नलीफाई कर दिया है, नल एंड वाइट कर दिया है कि डीएडीआर की परवाह किए बिना 69,000 मिनिमम पे दी जा सकती है अगर यही प्राइस यूनिट रखे गए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, फैमिली यूनिट 5 इंक्लूड करना। जी हां दोस्तों, मिनिमम पे 69,000 इस प्राइस यूनिट के हिसाब से, इन पैसों के हिसाब से अलग अलग चीजों पर। फिर 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करना, जिसमें एम्प्लॉय की यूनिट है 1.0 कर्मचारी की, फिर उसकी पत्नी की 1.0, फिर 2 बच्चे 0.8 0.8 इक्वल टू 1.6 2 बच्चों के लिए। फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स, माता पिता, माता की 0.8 और फादर की 0.8, दोनों का 1.6, टोटल करेंगे तो 5.2 फैमिली यूनिट। राउंड ऑफ करके 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करा जाए। अब दोस्तों फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला 3.83 का, इसकी भी जानकारी इन्होंने दी है। अब दोस्तों यहां पर 7 सीपीसी की मिनिमम पे थी 18,000 रुपए, और जो अभी बनाई है इन प्राइस को लेकर 69,000। तो दोस्तों 69,000 को डिवाइड कर दिया 18,000 से, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर बनेगा 8 सीपीसी का 3.83 का। तो दोस्तों यहां पर इस तरीके का जस्टिफिकेशन दिया है कि किस आधार पे 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है, कैसे निकाला जाएगा, मिनिमम पे कैसे बनेगी और कितनी फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों जस्टिफाई तरीके से सारी चीजें यहां पे समझाई। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आ गया रक्षा मंत्रालय का डेटा एएफटी में खाली पदों को लेकर, जिससे पूर्व सैनिकों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक डेटा दिया गया है, एक रिपोर्ट आई है, किससे संबंधित है, एएफटी में खाली पदों को लेकर, जिससे पूर्व सैनिकों को न्याय मिलने में देरी हो रही है एएफटी से। अब दोस्तों देखिए एक रिपोर्ट, ओवर 35% पोस्ट ऑफ मेंबर स्टाफ इन एएफटी वैकेंट, एमओडी डेटा। अब देखिए दोस्तों क्या लिखा है इसमें, न्यायाधिकरण में कुल 34 स्वीकृत सदस्य पदों में से 12 पद खाली पड़े हैं एएफटी में। रक्षा मंत्रालय के डेटा के अनुसार एएफटी में स्वीकृत कुल पदों में से 35% से अधिक न्यायिक सदस्यों, प्रशासनिक सदस्यों और स्टाफ के पद खाली हैं। प्रशासनिक कर्मचारियों के कुल स्वीकृत 564 पदों में से 205 पद खाली है। जी हां दोस्तों, एएफटी में लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, अनेकों पद खाली पड़े हैं, जो कि कुल संख्या लगभग 36% है। इस भारी कमी के कारण एएफटी में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां दोस्तों, जो वकील है वो आपसे केस तो ले लेते हैं, कहते हैं कि हम सॉल्व करवा देंगे, लेकिन एएफटी में काम करेगा कौन। और सैनिकों को न्याय मिलने में देरी हो रही है, कई सालों से आपके केस को लटकाया जाता है, आपको न्याय नहीं मिल पाता एएफटी की तरफ से। श्रीनगर, जबलपुर और गुवाहाटी की 3 बेंच पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। यहां अधिकृत एक भी न्यायिक प्रशासनिक सदस्य मौजूद नहीं है काम करने के लिए एएफटी में। देश की सभी 11 बेंचों में से केवल नई दिल्ली प्रिंसिपल बेंच, मुंबई और जयपुर बेंच ही ऐसी है जो इस समय पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। जी हां दोस्तों, एएफटी दिल्ली हो गया या फिर एएफटी मुंबई या फिर जयपुर, ऐसी बेंच है जहां पर सही तरीके से काम किया जा रहा है। फिर क्या लिखा है, बड़ी बेंचों पर दबाव। एएफटी की 3 सबसे बड़ी बेंचों में भी स्टाफ का गंभीर संकट है, स्टाफ ही मौजूद नहीं है एएफटी में।
नई दिल्ली में 103 स्टाफ की स्वीकृत संख्या है, लेकिन यहां 37% पद खाली है। फिर चंडीगढ़ बेंच में देखें 89 स्टाफ की स्वीकृत संख्या है, लेकिन यहां पर 29% पद खाली है। फिर लखनऊ बेंच में 88 स्टाफ की स्वीकृत संख्या है, लेकिन 35% पद खाली है। गुवाहाटी और कोलकाता बेंच में, इन दोनों बेंचों में खाली पदों की संख्या वहां वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या से भी अधिक है। यानी कि एएफटी में पद खाली हैं, वैकेंसी पोजीशन खाली है, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा। और अगर भरा नहीं जाएगा तो फिर पूर्व सैनिकों के मसले कैसे सुलझाए जाएंगे, कैसे उनको न्याय मिलेगा। संरचना और नियमों में बदलाव। एएफटी की बनावट। प्रत्येक एएफटी बेंच में एक या फिर एक से अधिक कोर्ट होते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ बेंच में 3-3 कोर्ट हैं, लखनऊ में 2 कोर्ट हैं, जबकि कोच्चि, चेन्नई और कोलकाता जैसी बाकी बेंचों में एक एक कोर्ट है। योग्यता और पद। एएफटी के चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन नियमों में चेंज करने की डिमांड रखी है। प्रत्येक कोर्ट में एक न्यायिक सदस्य जो एक प्रशासनिक सदस्य होता है। प्रशासनिक सदस्य आमतौर पर मेजर जनरल या फिर से ऊपर के रैंक के सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों, योग्यता के आधार पे, पद के आधार पे इन रिक्तियों को भरा जाए ताकि पूर्व सैनिकों को सही टाइम पर न्याय मिल पाए एएफटी से। नियमों में ढील। हाल ही में पात्रता नियमों में बदलाव किया गया है ताकि अर्थशास्त्र, प्रबंधन, वाणिज्य, उद्योग जैसे क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को भी प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सके। यानी जो ये रिक्तियां खाली हैं, इनको जल्द से जल्द भरा जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8 पे कमीशन पर लेटेस्ट अपडेट। अगस्त और सितंबर में होने वाली मीटिंग में वेतन आयोग किन मुद्दों पर बातचीत करेगा संगठनों के साथ। जी हाँ दोस्तों एक रिपोर्ट आई है आई माई आइडियाज की। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है इसमें? 8 पे कमीशन बिगिन रीजनल कंसल्टेशन। जी हाँ दोस्तों, वेतन आयोग ने अपना कंसल्टेशन शुरू कर दिया है तमाम संगठनों के साथ। बातचीत लगातार जारी है। द 8 सेंट्रल पे कमीशन will hold meeting with states, employee association, pensioners organization and other stakeholder in the following place। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन लगातार काम कर रहा है, लगातार वो काम कर रहा है। मीटिंग का काम चालू है हर एक स्टेट में। क्या बताया इन्होंने? मीटिंग शेड्यूल, लोकेशन दिल्ली, चेन्नई, पौंडीचेरी और अब चंडीगढ़। डेट भी यहां पे मेंशन है, 7 से 10 अगस्त दिल्ली में, 7 से 8 सितंबर चेन्नई में और 9 सितंबर को पांडिचेरी में। अब तो दोस्तों चंडीगढ़ की भी डेट आ गई है। तो दोस्तों यहां पर इनका मीटिंग शेड्यूल फिक्स है वेतन आयोग का स्टेक होल्डर के साथ। अब की हाईलाइट क्या बताइए? अपॉइंटमेंट टू बी रिक्वेस्टेड थ्रू द कमीशन ऑनलाइन पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन ने ये शुरुआत करी है कि आप ऑनलाइन तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करें वेतन आयोग के साथ। Only those who have submitted their memorandum are eligible। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने मेमोरेंडम जमा करा है 8CPC का, वही सदस्य, वही संगठन 8CPC के साथ बातचीत कर सकते हैं। These consultations are part of the process of preparing the recommendation of 8CPC। जी हाँ दोस्तों, 8CPC की सिफारिशें बनाने से पहले ये कंसल्टेशन एक प्रयास है वेतन आयोग का। जी हाँ दोस्तों, एक हिस्सा है 8CPC की सिफारिशों का, जो 8वां वेतन आयोग आपके साथ बातचीत कर रहा है। फिर क्या बताया? टॉपिक लाइकली टू बी डिस्कस, पे स्ट्रक्चर एंड फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, किन किन मुद्दों पर बात करी जा रही है 8वें वेतन आयोग के द्वारा संगठनों के साथ? पे स्ट्रक्चर के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में, डीएनएस अलाउंस के बारे में, अलाउंसेस के बारे में, एचआरए टीए के बारे में, पेंशन रिवीजन और उसके बेनिफिट के बारे में, अदर सर्विस कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों इन सब चीजों पर बातचीत करी जा रही है स्टेक होल्डर के साथ। फिर क्या लिखा है लास्ट में? नो फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन येट ऑन फिटमेंट फैक्टर और सैलरी इंक्रीज। जी हाँ दोस्तों, अभी तक वेतन आयोग की तरफ से फिटमेंट फैक्टर पे या फिर सैलरी इंक्रीज पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। अभी सिर्फ बातचीत हो रही है। Recommendation will be submitted after completion of all consultation and then examined by the government। जी हाँ दोस्तों, रिकमेंडेशन तब सबमिट करी जाएगी जब सारी मीटिंग
खत्म हो जाएगी स्टेक होल्डर के साथ। जब तमाम संगठनों के साथ बातचीत खत्म हो जाएगी 8वें वेतन आयोग की, तब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें बनाएगा और फिर जब रिपोर्ट बन जाएगी तो फिर सरकार को देगा। तो दोस्तों एक छोटी सी रिपोर्ट थी जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। 8th पे कमीशन डीए 50% मर्ज होगा या फिर 60%, कर्मचारी यूनियन लीडर मंजीत सिंह पटेल ने बताया। जी हाँ दोस्तों आप एक छोटी सी रिपोर्ट देख रहे होंगे साइड में, जिसमें डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बैठे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया क्या 50% डीएडीआर मर्ज होगा या फिर 60%, और सरकार का इस पर क्या रिस्पॉन्स है। अब दोस्तों देखिए, कर्मचारी नेता डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बीच 60% महंगाई भत्ते डीए को मूल वेतन में मर्ज करने का फॉर्मूला सबसे व्यवहारिक है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि 60% जो डीएडीआर है उसको मर्ज करना वो एक व्यवहारिक है, वो बिल्कुल सही है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से 50% डीएडीआर मर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में महंगाई भत्ता 60% के स्तर पर पहुंच जाने के कारण डॉक्टर पटेल ने सरकार के सामने 1 जनवरी 2026 से ही पूरे 60% डीए को सीधे बेसिक पे में मर्ज करने का विकल्प रखा है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने सरकार को भी यही कहा है कि आप 60% डीएडीआर को मर्ज करें। 50% डीएडीआर को मर्ज करने की बात तो दूर है, लेकिन जो अभी फिलहाल 60% है आप उसे ही मर्ज कर दीजिए, कुछ अंतरिम राहत आप दे दीजिए, क्योंकि 50% पे तो सरकार ने पहले ही मना कर दिया था संसद में कि 50% डीएडीआर तो मर्ज नहीं होगा, यह मामला विचाराधीन नहीं है। लेकिन 60% पे जोर दिया जा रहा है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के द्वारा, और इन्होंने कहा है कि हमने ये सरकार के सामने मांग रखी है कि 1/1/2026 से जो 60% डीएडीआर आपको दिया जा रहा है आपकी पेंशन सैलरी में, उसको ही मर्ज कर दिया जाए। फिर क्या लिखा है, 1 जनवरी 2026 की समय सीमा। डॉक्टर पटेल और अन्य बड़े संगठनों जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी का सुझाव है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किए बिना 1 जनवरी 2026 से 60% को बेसिक पे में कन्वर्ट कर दे, यानी कि 60% डीएडीआर को बेसिक पे में मर्ज कर दे। इससे 1.60 के गुणांक मल्टीप्लायर के रूप में मूल वेतन में जोड़ा जा सकता है। वेतन आयोग का दूसरा रुख। जी हां दोस्तों, डॉक्टर पटेल के अनुसार वेतन आयोग के साथ बैठकों में एक सकारात्मक प्रतिसाद यह भी आया है कि सरकार 50% डीए को मूल वेतन में मर्ज कर दे और बचे हुए 10% डीए को अलग से अंतिम राहत के तौर पे जारी करे। जी हां दोस्तों, यहां पे 2 कंडीशन इन्होंने बताई है कि अगर सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज करे तो दोस्तों अभी 60% है, अगर 50% को मर्ज कर देगी तो बचेगा सिर्फ 10%। तो दोस्तों 10% को अलग से अंतरिम राहत के तौर पे जारी करे सरकार। सबसे पहली प्रायोरिटी रखी है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने डीएडीआर 60% मर्ज के बारे में, कि सरकार सबसे पहले 60% डीएडीआर को मर्ज करे। अगर 60% को मर्ज नहीं करती तो फिर 50% को मर्ज करके और जो 10% है यानी 50% और 60% का डिफरेंस 10%, उसको आगे चलकर अंतरिम राहत दे दे। दूसरा पॉइंट ये है, इस मर्जर से सरकार और कर्मचारियों पे क्या फायदा होगा। सरकार पर एरियर का बोझ कम हो जाएगा। डॉक्टर पटेल ने गणितीय तर्क दिया है कि यदि सरकार अभी वेतन आयोग लागू होने से पहले डीए मर्ज करके अंतरिम राहत दे देती है तो भविष्य में नया वेतनमान लागू होने पर सरकार को एकमुश्त भारी एरियर नहीं चुकाना पड़ेगा। यह वित्तीय बोझ किस्तों में बंट जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर इंटरिम रिलीफ आपको मिल जाता है तो इससे सरकारी खजाने पर भी कम दबाव आएगा आगे चलकर, तो फिर पूरा एरियर सरकार को नहीं देना पड़ेगा, वो एरियर कहीं ना कहीं किस्तों में बढ़ जाएगा, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। सैलरी में 10 से 12% की बढ़ोतरी। डीए के मूल वेतन में मिलते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। बेसिक सैलरी बढ़ते ही एचआरए, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे अन्य भत्ते भी अपने आप बढ़ जाएंगे, जिससे इन हैंड सैलरी में 12% तक का फायदा होगा। कर्मचारी संगठनों के भारी दबाव के बावजूद वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है
कि फिलहाल डीए को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, संसद में सरकार ने कहा है कि 50% डीएडीआर को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का मानना है कि 5वें वेतन आयोग के बाद 6ठे और 7वें वेतन आयोग ने डीए मर्जर की व्यवस्था को खत्म कर दिया था, इसलिए अब कोई स्वचालित नियम नहीं है। जैसा आपको पता है 5th सीपीसी में डीएडीआर का मर्ज का रूल था, लेकिन 6ठे वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग में एग्जैक्टली नहीं कहा गया। डॉक्टर पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस अंतरिम राहत और मर्जर पर जल्द शासनादेश जारी नहीं करती तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन सीधे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जी हां दोस्तों, इन्होंने साफ कह दिया कि अगर सरकार डीएडीआर को मर्ज नहीं करती, 60% डीएडीआर को मर्ज नहीं करती, तो आगे चलकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन सीधे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों, ये इन्होंने यहां पे जानकारी दे दी। तो 50% डीएडीआर को मर्ज करना तो यहां पे मुश्किल है सरकार का, लेकिन मनजीत सिंह पटेल ने कहा है कि 60% को मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि अभी 60% ही पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को दिया जा रहा है डीएडीआर। तो ये सही मौका है 60% को मर्ज करने का, ताकि सरकार पे आगे चलकर 8 सीपीसी का थोड़ा बोझ कम हो जाए, कुछ एरियर यहां पे बढ़ जाए किस्तों में, अगर अंतरिम राहत दे दी जाती है 60% डीएडीआर को मर्ज करके। तो दोस्तों, एक नई रिपोर्ट थी जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। बिल्कुल सही डिमांड इन्होंने करी है कि अगर 50% डीएडीआर मर्ज नहीं होता तो 60% को कर दिया जाए डीएडीआर मर्ज आपकी बेसिक पे में, ताकि 8 सीपीसी से पहले कुछ फायदा, कुछ राहत आपको मिल जाए। तो दोस्तों, क्या इनकी ये डिमांड जेन्युइन है, बिल्कुल सही है? कमेंट में आप जरूर बताएगा, अपने सुझाव जरूर रखेगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।